नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारा पिछला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने सीटेट के रिगार्डिंग बात की थी। ठीक है, क्या क्या कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिलने वाला है हमारी तरफ से वो मैंने आपको बताया था। टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था, अपडेटेड नोट्स के बारे में बताया था और कौन कौन सी क्लासेस कैसे कैसे होने वाली हैं वो बताया था मैंने। 8 बजे का टाइमिंग बताया था मैंने लास्ट क्लास में आपको। ठीक है, आज हम जो समझने वाले हैं वो पेपर टू पेपर टू और एसएसटी पेपर टू एसएसटी के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, जो पहली बार एग्जाम देंगे तो बेटा एसएसटी के लिए जो भी करंट एनसीईआरटी है उसमें आपको 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास 6 7 8 की जो एनसीईआरटी है 6 7 8 की जो एनसीईआरटी है वो आपको अच्छे से चैप्टर वाइज स्टडी करनी है। ध्यान रखना, कंटेंट उतना ही है 6 7 8 की एनसीईआरटी एसएसटी के लिए, लेकिन क्वेश्चन फॉर्म होते हैं ना, तो वो उसमें कोई भी फैक्ट इंक्लूड किया जा सकता है आपकी एनसीईआरटी का। तो मेरी सलाह यही है कि आप बारीकी से एनसीईआरटी की स्टडी करें क्लास के साथ, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ें और कुछ यूनिक फैक्ट मिलता है उसको अंडरलाइन करें और उसको याद रखें लंबे समय के लिए, रिटेन भी करना है आपको। ठीक है, केवल रीडिंग नहीं करनी। अब 6 7 8 की जो एनसीईआरटी है वो कौन कौन सी है? हिस्ट्री वाला सेगमेंट पढ़ना है, ज्योग्राफी वाला सेगमेंट और सिविक्स या पॉलिटी वाला सेगमेंट। और नई एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स भी ऐड कर दिया है तो वो भी पढ़ना है आपको, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते, एक दो क्वेश्चन भी मिस होता है तो स्कोर पीछे चला जाता है। तो नई एनसीईआरटी भी हमें पढ़नी है, पुरानी भी पढ़नी है। और नई एनसीईआरटी में जो इकोनॉमिक्स का कुछ सेक्शन ऐड कर दिया है जैसे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मनी, ये सब ऐड कर दिया है तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स के अंदर, हम पढ़ेंगे आज सिविक्स के अंदर, सिविक्स जिसे आप पॉलिटी कहेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। संसद यानी कि पार्लियामेंट। क्या पढ़ेंगे? संसद के बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब बात ये आती है कि संसद है क्या, संसद क्या है? तो ध्यान रखो दोस्त, संसद क्या है? ये एक कानून बनाने वाली बॉडी है, संस्था है। तो ये एक लॉ मेकिंग बॉडी है। अगर एक लाइन में बताना हो कि संसद क्या है, पार्लियामेंट क्या है, तो ये लॉ मेकिंग बॉडी है। क्या है दोस्त? ये एक लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि कानून बनाने का काम करती है। ठीक है, क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है। ठीक है भाई, आपने सुना होगा कि सरकार ने ये कानून बना दिया, वो कानून बना दिया, है ना, 3 तलाक कानून आ गया, नागरिक कानून आ गया। तो ये क्या है? कानून बनाता कौन है देश में? संसद बनाती है। पार्लियामेंट जिसकी बिल्डिंग दिल्ली में स्थित है, अब तो नई पार्लियामेंट बन गई है। ठीक, तो संसद क्या है? पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम करती है। ठीक है भाई, ये समझ लिया हमने। अब ये जो संसद है ना, इस संसद के 3 अंग होते हैं। इस संसद के 3 अंग होते हैं। पहले को बोलते हैं क्या? पहले को बोलते हैं लोकसभा, एक अंग है इसका लोकसभा, और दूसरा अंग है राज्यसभा। दूसरा अंग क्या है? राज्यसभा। और तीसरा अंग है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। समझ गए? तो भारत की जो संसद है वो 3
अंगों से मिलकर बनी होती है, उन अंगों को कहते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब अगर मैं आपको क्लियर करूं कि संविधान में इसका जिक्र कैसे है, तो संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 79 में यह बताया गया है कि भारत की संसद इन तीन से मिलकर बनी होगी। भारत की संसद इन तीन से मिलकर बनी होगी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब लोकसभा और राज्यसभा के कुछ और नाम भी होते हैं, इन्हें और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो वो नाम भी आप याद रखेंगे। लोकसभा को कहते हैं हम हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन पीपल। इसी को हम कहते हैं टेम्परेरी हाउस। अभी हम समझेंगे क्यों कहते हैं टेम्परेरी हाउस, अस्थाई सदन। और इसी को हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस। इसी को हम कहते हैं लोअर हाउस। ठीक है भाई, ये समझ लिया हमने। हिंदी में भी लिख देता हूं, इसको कहते हैं आम जनता का सदन। आम जनता का सदन। इसको कहते हैं अस्थाई सदन। टेम्परेरी हाउस मतलब अस्थाई सदन। और लोअर हाउस का मतलब है निम्न सदन या निचला सदन। निचला सदन। ठीक है, ये सब कुछ आर्टिकल 79 में बताया गया। वैसे ही राज्यसभा की अगर मैं बात करूं, तो राज्यसभा को जैसे लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन यानी कि आम जनता का सदन कहते हैं, वैसे ही राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यों का परिषद। राज्यों का परिषद, क्योंकि यहां जो लोग चुनकर आते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और लोकसभा को टेम्परेरी हाउस बोलते थे, वहीं इसका अपोजिट हो जाएगा, इसको बोलते हैं परमानेंट हाउस। क्या बोलेंगे, परमानेंट हाउस बोलेंगे, यानी कि स्थायी सदन जो कभी भंग ना हो। स्थायी सदन जो कभी भंग ना हो। और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, इसको बोलेंगे अपर हाउस। अपर हाउस यानी कि उच्च सदन। ठीक है, क्या बोलेंगे, उच्च सदन। राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है ही, हमारे देश का प्रथम नागरिक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति का यहां कानून बनाने में यहां क्या कर रहा है ये। राष्ट्रपति का कानून बनाने में क्या योगदान है। अब भाई कानून बनाने में कोई योगदान होगा तभी ना उसको संसद का हिस्सा बनाया गया है। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं हम पहले। इतना क्लियर है, यहां तक क्लियर है। आगे चला जाए, एक बार देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, आगे चलें। अब जो हमने देखा कि भाई संसद में राष्ट्रपति का क्या योगदान है, संसद में प्रेसिडेंट का क्या योगदान है, भारत के राष्ट्रपति का क्या योगदान है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका क्या योगदान है, क्या भूमिका है भारत के राष्ट्रपति की, क्योंकि ये संसद के अभिन्न अंग हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो समझिए उस चीज को। एक टर्म होती है बिल यानी कि विधेयक। एक टर्म होती है विधेयक और दूसरी टर्म होती है एक्ट यानी कि अधिनियम। दूसरी टर्म क्या है, अधिनियम। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। जब कोई कानून
प्रोसेसिंग में है, यानी कि अभी कंप्लीट बना नहीं है वो कानून, कोई प्रक्रिया में है, बनने जा रहा है वो कानून, बना नहीं है, तब तक उस डॉक्यूमेंट को विधेयक बोलते हैं। तब तक उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? विधेयक। अब जैसे ये लोकसभा और ये राज्यसभा, तो सरकार जब कोई कानून बनाना चाहती है तो उसका एक ड्राफ्ट मसौदा वो संसद में लेकर आती है, उस पर डिस्कशन होता है और लोगों से उनकी राय मांगी जाती है, कौन कौन समर्थन में है, कौन कौन नहीं है। अगर समर्थन में ज्यादा लोग हुए तो वो ड्राफ्ट उस सदन में पास हुआ माना जाएगा, फिर दूसरे सदन में भेजा जाएगा, क्योंकि दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, दो हाउस है। तो मान लीजिए कोई कानून, जैसे 3 तलाक कानून बना, तो 3 तलाक कानून जो है वो 3 तलाक विधेयक के रूप में आया था पहले संसद में, तो मान लो लोकसभा में आया और लोकसभा में पास हो गया, सहमति मिल गई लोगों की, फिर उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा, तो राज्यसभा में गया, राज्यसभा में भी सहमति मिल गई, तो वो जो 3 तलाक विधेयक आया था, बिल आया था, वो उसे दोनों हाउस ने पास कर दिया। लेकिन यहां भी वो कानून अभी बना नहीं है, अभी तीसरी प्रक्रिया जो है वो पूरी होने बाकी है, तीसरा स्टेप पूरा होना बाकी है। वो है जब कोई विधेयक, जब कोई बिल लोकसभा राज्यसभा में पास कर दिया जाता है तो तीसरी स्टेज पर उसे भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब कोई विधेयक, बिल लोकसभा में पास हो जाए और राज्यसभा में पास हो जाए तो तीसरे नंबर पर उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति उस पर अपने साइन करेगा, सिग्नेचर। जब राष्ट्रपति उस पर अपने सिग्नेचर, हस्ताक्षर कर देगा, तब वो कानून बन जाएगा। यानी कि जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करता तब तक वो विधेयक ही कहलाता है। लोकसभा में वो विधेयक पास होगा, राज्यसभा में पास होगा और राष्ट्रपति के पास वो विधेयक भेजा गया, उस पर साइन हो गए, तो वो फिर बिल से क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। तो पहले जब 3 तलाक कानून प्रक्रिया में था बनने की में, यानी कि इन तीनों स्टेजेस से होकर गुजर रहा था, तब तक उसे 3 तलाक बिल कहते थे। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति ने साइन कर दिए तो वो 3 तलाक बिल न होकर 3 तलाक एक्ट हो गया, 3 तलाक अधिनियम हो गया, और ये अधिनियम ही होता है कानून। इसे ही बोलते हैं कानून, जिसे बाद में इंप्लीमेंट किया जाता है। विधेयक कोई कानून नहीं होता। ऐसे तो कई विधेयक आए और रिजेक्ट होकर चले भी गए, तो जरूरी नहीं है कि किसी विधेयक को लोकसभा ने पास कर दिया है तो उसे राज्यसभा भी पास कर दे, रिजेक्ट भी कर सकती है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर तो वो कानून नहीं बन पाया। अगर दोनों हाउस पास कर दें और फिर राष्ट्रपति उस पर साइन कर दे तो वो विधेयक फिर अधिनियम बन जाता है, यानी कि कानून बन जाता है, उसे ही कहते हैं लॉ। समझ गए ना कि संसद में राष्ट्रपति का क्या योगदान है, संसद में कानून बनाने में भारत के राष्ट्रपति की क्या भूमिका है? तो भूमिका बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी कानून बनता ही नहीं है। समझ गए? ध्यान रखेंगे इसको, आगे चलें। ठीक है, अब देखो, अब हम जब बात करें पहले सदन की, यानी कि राज्यसभा, हम बात करें पहले सदन की यानी कि राज्यसभा, तो इसके नाम आपको पता ही है, ये मैंने आपको बताया, कि लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, परमानेंट हाउस भी कहते हैं और उच्च सदन भी कहते हैं, अपर हाउस। ठीक है, आगे देखिए। अब ये जो हाउस है इसकी कंपोजिशन, यानी कि कितने सदस्य होंगे, कंपोजिशन, राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, वो कंपोजिशन आर्टिकल 80 में है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 80 है, उसमें यह बताया गया है कि राज्यसभा का कंपोजिशन क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं। अब राज्यसभा में अधिकतम सदस्य, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य हो सकते हैं दोस्त इसमें 250।
अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। लेकिन वर्तमान सदस्य कितने हैं? वर्तमान सदस्य कितने हैं? 245। ये वर्तमान सदस्य है। ठीक है, ये जान लिया हमने। अब हम मैक्सिमम 250 लोगों तक जा सकते हैं राज्यसभा में, जो पूरी इंडिया से चुनकर आते हैं लोग, लेकिन वर्तमान में 245 है। अब अगर इन 245 को हम देखें कि कौन कैसे चुनकर आता है और फिर राज्यसभा में बैठता है और हमारे लिए कानून बनाने का काम करते हैं वो लोग, तो ये जो राज्यसभा के 245 लोग हैं, इसमें ध्यान रखना आप, 245 जो लोग हैं, इनमें से जो 233 लोग हैं वो चुनाव के द्वारा चुनकर आते हैं, इलेक्टेड बाय इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन के द्वारा चुनकर आते हैं, और इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन यहां कहने का मतलब है कि हम लोगों के द्वारा ये मेंबर नहीं चुने जाते। तो एक चीज याद रखना आप, जहां पर आम जनता वोट करने जाए उस चुनाव को हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, और जहां पर आम जनता वोट देने ना जाए, आम जनता की जगह कोई और वोट देने जाए, कोई और कौन है वो अभी बात करेंगे हम, कोई और वोट देने जाए, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसको हिंदी में बोलेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो राज्यसभा के 233 लोग अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं, और ये और बचे जो 12 लोग हैं, क्योंकि 245 हैं, 233 तो हो गए चुनाव के माध्यम से चुने जाएंगे। चुनाव वो भी कौन सा? डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट चुनाव, क्योंकि डायरेक्ट चुनाव में जनता वोट देने जाती है, इनडायरेक्ट में जनता वोट नहीं देती, जनता के द्वारा चुने गए लोग वोट देने जाते हैं। अभी समझेंगे। बचे हुए 12 लोग, इनका कोई चुनाव नहीं होता, ये डायरेक्टली नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, नामित किए मनोनीत किए जाते हैं। अब बात ये आती है कि सर ये 12 लोग कुछ खास होते होंगे और इनका योगदान भी कुछ खास होता होगा कानून बनाने की प्रक्रिया में, तभी तो इन्हें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। तो जी हाँ, ये जो 12 लोग हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, ये जो 12 लोग हैं वो निम्न में से किसी एक फील्ड से हो सकते हैं। पहला, आर्ट यानी कि कला, ये अपने अपने एरिया में विशेषज्ञ होंगे, अनुभवी होंगे। तो ये जो 12 लोग लिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये निम्नलिखित फील्ड में किसी में एक्सपर्ट होंगे, या तो कोई आर्ट में एक्सपर्ट होगा, या लिटरेचर में, या फिर साइंस, या सोशल सर्विस, सोशल सर्विस। ठीक है, तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, समाज सेवा, ये अपने अपने फील्ड में इनमें से किसी में अनुभवी व्यक्ति होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट कर देता है। जैसे पीटी ऊषा स्पोर्ट्स की प्लेयर है, अपने फील्ड में एक्सपर्ट, आर्ट कैटेगरी में आएंगे वो। पीटी ऊषा अभी इन 12 लोगों में से एक है। ठीक है, सुधा मूर्ति, इन्फोसिस के जो चेयरमैन है नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ सुधा मूर्ति सोशल वर्कर है, तो वो इस कैटेगरी से 12 लोगों में शामिल है। समझ गए? फायदा क्या होता है इनका? जब भी राज्यसभा में कोई बिल आएगा पास होने के लिए, कानून बनने के लिए,
तो अगर इन 12 लोगों के फील्ड से रिलेटेड है तो वो उस बिल पर अपनी सही राय दे पाएंगे, प्रैक्टिकल जानकारी दे पाएंगे, जिससे एक अच्छे से अच्छा कानून बनाने में मदद मिलेगी हमें। समझ गए? ठीक है। अब ये तो नॉमिनेशन वाला चक्कर हो गया राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों का। 233 लोग जो हैं इनका होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। फॉर एग्जाम्पल, ये 233 लोग पूरी इंडिया से चुनकर आते हैं, अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी से अलग अलग संख्या में चुनकर आते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जिस यूनियन टेरिटरी की या स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां से ज्यादा लोग आएंगे राज्यसभा में, और जिनकी पॉपुलेशन जनसंख्या कम है वहां से कम लोग आएंगे। ठीक, तो जैसे 233 है, 233 में दिल्ली से 233 में दिल्ली से राज्यसभा में 3 लोग जाते हैं। अब जब ये 3 लोगों का चुनाव होगा दिल्ली में, तो कौन वोट देगा? दिल्ली के एमएलए वोट देने जाएंगे। यानी कि यहां आप लिख सकते हैं इन 233 के लिए वोट कौन देगा? विधानसभा के सदस्य। अब दिल्ली में अगर 233 में से, क्योंकि दिल्ली को 3 सीट मिली है राज्यसभा की, तो दिल्ली में जब 233 में से 3 सीट के लिए चुनाव होगा राज्यसभा के लिए, तो दिल्ली के जो विधायक हैं विधानसभा के सदस्यों को क्या बोलते हैं? एमएलए, यानी कि विधायक, जो कि 70 हैं। ये 70 विधायक वोट देने जाएंगे। वहीं अगर हरियाणा में, हरियाणा को 5 मिली है मान लो, तो हरियाणा में 5 सीट के लिए राज्यसभा का जब चुनाव होगा तो उनको वोट देने कौन जाएगा? हरियाणा के 90 विधायक। वहीं हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव होगा राज्यसभा का, तो हिमाचल प्रदेश के विधायक वोट देने जाएंगे। जनता नहीं देगी। अगर जनता ही वोट दे रही होती तो फिर तो इसको प्रत्यक्ष चुनाव बोल ही दिया जाता, लेकिन ये तो अप्रत्यक्ष चुनाव है, यानी कि जनता वोट नहीं दे रही है, जनता विधायकों को चुनती है और फिर वो विधायक राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव में वोट देते हैं। इतना क्लियर हुआ? आई होप क्लियर है। आगे ये हमने देख लिया। अब देखो, सदस्य देख लिए। अब बात करें हम कि भैया राज्यसभा की सदस्यता मिल किसे सकती है, कौन राज्यसभा का चुनाव जीतकर सदस्य बन सकता है, तो क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार जो योग्यता है वो आर्टिकल 84 में बताई गई है। आर्टिकल 84 में बताई गई है। तो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो तो यही है कि एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए उसको, और दूसरा कम से कम उम्र, कम से कम उम्र जो है उसकी 30 साल होनी चाहिए, तभी वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। समझ गए? अब क्वालिफिकेशन पूरी हो जाएगी, क्वालिफिकेशन पूरी हो जाएगी, चुनाव होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन, एजुकेशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है चुनाव लड़ने के लिए? है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। एजुकेशन कंपलसरी नहीं है कि एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, योग्यता हो गई। अब योग्यता के बाद वो चुनाव होगा, मेंबर बन जाएगा। मेंबर बनने के बाद कार्यकाल कितना होगा? जब हम कार्यकाल की बात करें, टेन्योर की, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा का जो सदस्य बनेगा उसका कार्यकाल कितना होगा? तो 6 साल। राज्यसभा का सदस्य एक बार राज्यसभा का चुनाव जीत गया तो वो 6 साल तक राज्यसभा का सदस्य बना रहेगा। ये तो रहा कार्यकाल 6 साल, किसका? सदस्यों का। यहां ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल। लेकिन जब हम बात करें कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, राज्यसभा जो हाउस है उसका कार्यकाल कितना है, तो राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता। क्यों? क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, राज्यसभा नेवर डिसॉल्व्ड, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का 6 साल कार्यकाल होता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा कभी
भंग नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता। तो बात आती है तो सर फिर इसके जो सदस्य हैं वो कैसे जाते हैं, कैसे रिटायर होते हैं? तो ध्यान रखना, यहां ध्यान रखो, हर 2 साल में, हर 2 साल में कुल सदस्यों का 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं। और बस इसी फॉर्मूला के आधार पर हर व्यक्ति का रिटायरमेंट का नंबर 6 साल बाद आ जाता है। तो हर 2 साल बाद 1/3 रिटायर हुए, जितने रिटायर हुए उतने पर चुनाव फिर करा लिया गया, तो वो फिर से सीट फिल हो गई। फिर 2 साल बाद फिर कुछ रिटायर होंगे, जो रिटायर होंगे उनकी जगह फिर उन सीटों पर चुनाव करवा लिया जाएगा। इसलिए राज्यसभा जो हाउस है वो कभी खाली नहीं होता, इसलिए इसे परमानेंट हाउस बोला जाता है। जबकि जब लोकसभा होता है, लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाता है और हर 5 साल में दोबारा चुनाव होते हैं और दोबारा से सदस्य बनते हैं। लेकिन यहाँ सदस्य एक साथ गायब नहीं होते हैं, हर 2 साल में 1/3 जाते रहते हैं, उनकी जगह पर नए आते रहते हैं। तो ये हाउस परमानेंट हाउस कहलाता है। ठीक है, एक और बात जान लीजिए बस, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64 भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का सभापति कहलाता है, सभापति कहलाता है। ठीक है, तो राज्यसभा जो हॉल है उसको चलाने के लिए जो मेन सीट पर बैठा रहता है व्यक्ति वो उपराष्ट्रपति होता है, और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसे ये जिम्मेदारी दे दी जाती है कि राज्यसभा के सभापति का काम भी वही संभालते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। चलो, तो ये हमने कुछ संसद के बारे में डिस्कस किया, उसके एक हाउस राज्यसभा के बारे में डिस्कस किया। ऐसे ही हम प्रॉपर कंटिन्यूटी में यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगे, प्रैक्टिस सेशन के साथ, कंटेंट सेशन के साथ। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।